नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल मेरी खेती में। किसान भाइयों, आज हम हैं एक किसान के यहाँ करीब 70 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं और आज भी उनमें जवानों जैसा जज्बा कायम है। इनका नाम है सत्येंद्र चौधरी साहब। इन्होंने लंबे समय तक आयसर जैसे ट्रैक्टरों की एजेंसियां चलाई हैं और बड़ा अच्छा अनुभव है। पढ़े लिखे काबिल किसान हैं और अब डेयरी चला रहे हैं, सालों से डेयरी चला रहे हैं। डेयरी कारोबार में ज़्यादातर लोग घाटे की शिकायत करते हैं, नुकसान की शिकायत करते हैं, दूध की कीमतें न मिलने की शिकायतें करते हैं। पंजाब जैसे प्रगतिशील राज्यों में तो लोगों ने एसोसिएशन बनाई है ताकि किसान भाइयों को दूध की उचित कीमत मिल सके। तो चौधरी साहब से जानते हैं वो इस क्षेत्र में कैसे आए और इस क्षेत्र से पहले उनकी जो आय थी, इनकम थी, वो क्या कम थी जो उन्होंने इस डेयरी जैसे काम में हाथ डाला। चौधरी नंगला पीतमगढ़ का रहने वाला हूँ और ओरिजिनली मेरठ को बिलोंग करता था। काफ़ी पहले हमारे बाबा जी यहाँ आए थे जिन्होंने ये एग्रीकल्चर लैंड खरीदी थी जी। मैंने कानपुर से एमएससी की। एमएससी करने के बाद सीनियर केमिस्ट सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट में सीनियर केमिस्ट के पद पर रहा। उसके बाद मेरा मन सर्विस में नहीं लगने के बाद मैंने बिजनेस में चला गया। बिजनेस में ट्रैक्टरों की बिजनेस की और ट्रैक्टरों की बिजनेस में जब मैं गया तो वो सबसे पुअर एरिया था जिसमें मैंने जाके ऑल इंडिया में फर्स्ट प्राइज़ मार्केटिंग में लिया जी। जब काफ़ी, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत थी, भाग दौड़ थी, ज़्यादा थी, उम्र ज़्यादा होने के कारण फिर मैं गांव में आ गया। डीलरशिप को मैंने बंद कर दिया। गांव में आने के बाद जब मैं 1 या 2 भैंस रखता था तो नौकर उस पर भी रहता था, नौकर और भी रखना था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको बढ़ाया जाए। जी। तो ये 2 भैंसों से ही शुरू किया था और आज 11 भैंसें हैं और 5 गाय से मैं अपना व्यापार कर रहा हूँ। करीब 1 कुंटल दूध पर डे मेरा जाता है जी। एक एग्रीमेंट कर रखा है कि 40 रुपये पर लीटर के हिसाब से पूरे साल वो दूध लेते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसान भाई इस बिजनेस में आते हैं तो शायद ही कोई ऐसी बिजनेस हो जिसमें 40% का प्रॉफिट हो, अगर सही रेट मिलते हैं। लेकिन गाँव में क्या है कि जिसके पास एक भैंस है उसका दूध ले रहे हैं 30 रुपये ले रहे हैं, कहीं 25 ले रहे हैं, कहीं 28 ले रहे हैं, कहीं 32 ले रहे हैं। तो वो मार्केटिंग का जो फंडा है वो बहुत गड़बड़ हो जाता है और उस स्टेज पर जाके ये 40% पे प्रॉफिट पर नहीं रहेगी, वो सिर्फ गुजर करने लायक हो जाएगी। और अगर आप लार्ज स्केल पे आते हैं तो 40% पे आप इसको ले सकते हैं। चौधरी साहब, ज़्यादातर किसानों की ये शिकायत रहती है कि दूध के रेट नहीं मिलते, तो आपने जो रेट की बात कही है कि 40 रुपये लीटर में आपने कोई दुकानदार खोजा है, कोई डेयरी कारोबारी खोजा है, उसको प्योरिटी का माल देते हैं, आपको लगातार पूरे साल सर्दी गर्मी, सर्दियों में तो बहुत सस्ता हो जाता है। 40 रुपये की कीमत देने को कोई भी व्यक्ति क्यों तैयार हुआ, या और किसान अगर करना चाहें तो क्यों तैयार होगा? उसके 2 कारण हैं जी। मैं जो जहाँ तक ये समझता हूँ कि अगर देहात में ज़्यादातर आदमी पशुओं को पौष्टिक आहार नहीं देते जी। वो हरा चारा बहुत थोड़ा बहुत मिल गया या घास मिल गई वो मिल गई, वो डाल देते हैं, उसको दूध देते हैं, जिसकी भी जो अगर परसेंटेज उसकी फैट की भी देखें, उसकी भी देखें तो वो कम रहती है। जी। जब इसको फूडिंग जो है आपका दाना और वो सही सिस्टम में मिल रहा है तो इसकी क्वालिटी दूध की बढ़ जाती है। जी। और दूध की क्वालिटी बढ़ने के कारण ही दूसरा आदमी परचेज करना चाहता है। बिल्कुल। आज बिकती मार्केट में जब में बिकेगा वो क्वालिटी बिकेगी, बिना क्वालिटी के नहीं। अब मैं स्वयं बैठ के सब देखता हूँ, दूध वो ही निकालते हैं, वो ही निकालने के बाद जी अपने सेटिस्फेक्शन पे लेके जाते हैं। जी। तो इसलिए वो 40-40 रुपये का मुझे रेट मिलता रहता है। जी। गाय जो है वो साहिवाल है और एक देसी है, दूसरी भी दोगली है, लेकिन जर्सी या उस गाय को मैं प्रीफर नहीं करता जी। क्योंकि उनका दूध पौष्टिक भी नहीं है और मेरा ख्याल है जो बच्चे पीते हैं वो भी पौष्टिक नहीं हो पाते। जी। तो इसलिए मैं साहिवाल को ही प्रीफर करता हूँ गाय को। जी। फीड और फॉडर की हम बात करें, जो दाने की आपने बात कही कि दाना मतलब जैसा खाए, कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो खाना अगर अच्छा मिलेगा तो स्वास्थ्य पशु का हो या मनुष्य का हो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और निश्चित रूप से उससे जो उत्पाद मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा। तो आप जो अपना दाना चारा है उस दाने में आप किन किन चीज़ों को समाहित करते हैं? देखिए, मैं गेहूँ मेन है ही। जी। उसके बाद जैसे मान लीजिए मेरा 4 कुंटल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 कुंटल गेहूँ वो दाना लगना है जी। तो 4 कुंटल में 3 कुंटल गेहूँ होगा, 50 किलो वो होगा, क्या नाम है आपका, चना, जी।
और 50 किलो ही आपका चावल का जो पॉलिश होती है जी वो। जी उसके बाद हरा चारा मिलता रहता है। बिनोला 1 किलो पर डे इन पशुओं को डलवा देता जी हूँ। बिनोले की खल 3 किलो 4 किलो बिनोले की खल उसमें डलवाता जी। हूँ और वो रंधवा के ठंडा करके उनको देता हूँ पशु। जी तो उसको जितना वो मिलता है, डेली कैल्शियम में देना नहीं भूलता हूँ। जी हर पशु को 100 ग्राम एक चोकर में कैल्शियम डाल के कैल्शियम देता हूँ ताकि वो दूध पे अपने पे कंटिन्यू चलती रहे। जी और यही कारण है कि 7-8 महीने भैंसें गाय जो है वो एक साथ दूध देती चली जाती जी। बीमारियों के प्रबंधन की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी दिक्कतें आपको आपके सामने आती हैं? दिक्कतें- चिकित्सक मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं? चिकित्सक गवर्नमेंट के तो नहीं मिल पाते हैं, लेकिन प्राइवेट अवेलेबल। कोई गवर्नमेंट के कभी भी डेयरियों पे चेकिंग करने या ये करने नहीं आते। भले ही कहते हैं वो कहते हैं कि भाई माना है। दूसरा एक और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पशु हैं ये। एक पशु को कहीं पे भी ले जाना एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जी या तो कोई भी ट्रांसपोर्ट का साधन करो, उसमें चढ़ाओ ले जाओ फिर लाओ। लेकिन डॉक्टर अगर आके डेयरी पे ही चेक करें, गवर्नमेंट अगर इसमें प्रीफर करे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि जो प्राइवेट हम भैंसें खरीदते हैं, गाय खरीदते हैं, उनके बीमे की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। जब हम खरीद के लाए हैं, डॉक्टर उसको चेक करें और उसकी कॉस्ट पर उसको बीमा करें। जी बीमा बीमारी से लेकर डेथ तक का होना चाहिए। अगर कोई पशु मेरा बीमार भी हुआ है तो मैं, अगर मेरी गाड़ी का बीमा है, अगर मेरी गाड़ी का बोनट डैमेज होता है तो मेरे बोनट का इंश्योरेंस मिलता है। इसी तरीके से अगर जो इंश्योरेंस में खुल जाना चाहिए वो कि इंश्योरेंस में अगर आपके ये बीमारी कवर की जाएगी और उसको भी, बीमारी को भी कवर किया जाए, उसका ट्रीटमेंट दिया जाए और पशु अगर डेथ हो जाती है तो उसका कंपनसेशन दिया जाए। जी लेकिन ये फैसिलिटी इनफैक्ट कागजों में होंगी, प्रैक्टिकली नहीं है। जी। तो अगर हम बात करें कि ट्रैक्टर की एजेंसियां आपने चलाई, उसमें सालाना आपकी कितनी इनकम होती थी, और ये डेयरी का जो कारोबार है इसमें सालाना आपको क्या मिलता है? वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका था। मेरा 1 महीने का जो था वो 101 ट्रैक्टर सेल का रिकॉर्ड है। 101 ट्रैक्टर एक महीने में जी। वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच गया था, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। अब ये मान लीजिए 10 भैंस हैं, 11 भैंस हैं या ये 4-5 गाय हैं, अगर इसको हम बढ़ाएंगे, उस रेशो में बढ़ाते चले जाए, जितना इन्वेस्टमेंट हमने उसमें किया, अगर उतना इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे तो इसमें भी इनकम कम नहीं बैठी। क्या उम्र है आपकी? उम्र 71। तो अभी क्या मतलब क्या अरमान है, कितनी कहाँ तक इस डेयरी को ले जाने की उम्मीद है? हरियाणा में कुछ मैंने मैसेज मिले हैं कि डबल स्टोरी पे भी भैंसे रख रहे हैं, गाय रख रहे हैं, तो उस स्टेज पर जाना चाहता हूँ। इसके साथ ही मेरा आगे का प्लान है कि भेड़ और बकरियों के लिए एक सही सिस्टम में फीडिंग कार उनका करा के उनको भी पाला जाए। जी। एक है सामने जो खेत है उसमें एक पोंड खुदवाने के बाद उसमें फिशरीज का किया जाए, और सौभाग्य से मैंने MSc जो है फिशरीज से की है, तो उसमें मुझे नॉलेज भी है। फिशरीज से किया जाए तो वो और बेटर पड़ेगा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसान चाहे, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि दुगनी आमदनी करना, तो किसान को पड़ेगा जी। दुगनी आमदनी तो हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, लेकिन करना किसान को पड़ेगा। ये नहीं है कि गेहूँ बो दिया है, वो बो दिया है और अपना आराम से ताश खेलिए, वो नहीं। करना किसान को पड़ेगा। करना किसान को पड़ेगा। जैसा आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।